ठीक है, वैसे अभी तक कुछ बताया नहीं है। एनीवे हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलोस्फेयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम मेथड यूज कर रहे हैं कि हम इस हॉलोस्फेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे, हॉलोस्फेयर पे रखे चार्जेस को असेंबल करेंगे, और चार्जेस को असेंबल करने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, यही इस हॉलोस्फेयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ इस पे जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस को हटाओ। ठीक है, इन चार्जेस को हटाओ। ये चार्जेस को वापस ले गया। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी है टेने, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, अच्छी मूवी है। इसमें टाइम इन्वर्जन का एक्सपीरियंस कैसा होता बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो तुम लोग चाहो तो नीट के बाद देख सकते हो। हाँ, तो हम क्या करते हैं ना कि चार्जेस को एक एक करके पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से ला करके इस हॉलोस्फेयर के ऊपर प्लेस करते जा रहे हैं। मूवी का नाम है टेनेट। ठीक है, अगर तुमने इससे पहले इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ये सब क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखी है तो उसमें से उसी की मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की। तो अगर उससे फेमिलियर हो तो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। एनीवे, ठीक, टॉपिक पर आते हैं। हमें हॉलोस्फेयर के चार्जेस को असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए हम कर क्या रहे हैं कि चार्जेस को इन्फिनिटी से, ठीक है, पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से एक एक करके हॉलोस्फेयर के ऊपर प्लेस करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो तुम सोच सकते हो कि समझाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी से कैरी करके स्फेयर के ऊपर यूं रख देते हैं। ठीक है, कोई वर्क करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई दूसरा चार्ज सिस्टम में नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट चार्ज हम लेकर के आते हैं, पहले चार्ज को प्लेस कर दिया। अब जैसे ही दूसरा पॉइंट चार्ज हम स्फेयर के ऊपर रखने जाएंगे, तो अब हमें दूसरा पॉइंट चार्ज रखने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही हम दूसरे चार्ज को कैरी करके स्फेयर की तरफ लाएंगे, तो ये जो चार्ज है ना, एक म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील कर रहा होगा। तो उसके अगेंस्ट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इसके अगेंस्ट तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मतलब तुम कुछ वर्क करके चार्ज को स्फेयर के सरफेस तक पहुंचा पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है ना, उसके ऊपर और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसको इंफिनिटी से पुश करते हुए हॉलोस्फेयर के सरफेस पर पहुंचाने में और ज्यादा फोर्स, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप एक एक करके तुम सारे चार्जेस को स्फेयर पे पहुंचा देते हो, और पहुंचाने में जितना भी वर्क तुम्हें करना पड़ेगा, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्वेश्चन है, हम वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तरीका तुम फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, वो तो अच्छा, पहले ये बताओ, इस फोर्स का जो वर्क डन है, मतलब चार्ज को इंफिनिटी से स्फेयर तक पहुंचाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क नेक्स्ट चार्जेस के लिए वो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होगा या कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होगा? यहाँ पे वर्क डन, हमारा वर्क डन वो वेरिएबल फोर्स का, ऑब्वियसली वेरिएबल फोर्स का होगा। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से जब वर्क डन होता है तो हम उसको पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। तो हम इमेजिन करते हैं, मतलब चार्जेस को कैरी करके स्फेयर पे लाने का जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसमें से कोई इंटरमीडिएट स्टेप इमेजिन करते हैं। ध्यान से सुनना, हम इमेजिन कर रहे हैं कि चार्जेस को स्फेयर के ऊपर रखते रखते, ठीक है, एक टाइम आया, हमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू रखना है। ठीक है, लेकिन कैपिटल क्यू रखने से पहले हम इमेजिन कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है,
कुछ टाइम के बाद हमने स्फेयर के ऊपर, ठीक है, एक एक करके स्मॉल क्यू चार्ज पहुंचा दिया है, ठीक है, और स्मॉल क्यू चार्ज पहुंचाने के बाद जो नेक्स्ट डी क्यू चार्ज होगा, इस नेक्स्ट डी क्यू चार्ज को इंफिनिटी से स्फेयर पे पहुंचाने में कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करते हैं। मतलब क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज के बाद डी क्यू चार्ज स्फेयर के ऊपर डिपॉजिट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस डी क्यू चार्ज के लिए अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस तरह से हर डी क्यू चार्जेस के लिए वर्क डन ऐड करके हम हॉलो स्फेयर पे टोटल चार्ज डिपॉजिट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये भी बता पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम टोटल वर्क डन के बारे में नहीं सोच रहे, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि स्मॉल क्यू चार्ज ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं और स्मॉल क्यू के बाद डी क्यू चार्ज को डिपॉजिट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तरीका है फोर्स फील्ड से कैलकुलेट करो, दूसरा तरीका है हम सोचेंगे कि एक रेडीमेड रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है। रेडीमेड रिजल्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई हॉलो स्फेयर है और इस हॉलो स्फेयर पे यूनिफॉर्म चार्ज क्यू है, तो इस हॉलो स्फेयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर के इक्वल। यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेयर की वजह से हमें हर जगह पर पोटेंशियल पता है, और अगर हमें पोटेंशियल पता है किसी पॉइंट का, तो उस पॉइंट पर किसी भी चार्ज को पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये भी हमें पता है। पोटेंशियल का मतलब यही होता है कि उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से कैरी करके पहुंचाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हमने स्मॉल क्यू चार्ज इस हॉलो स्फेयर पे डिपॉजिट कर दिया है, तो इस हॉलो स्फेयर के सरफेस का जो पोटेंशियल है वो अब कुछ, हॉलो स्फेयर के सरफेस का जो पोटेंशियल है दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, where capital R is the radius of this hollow sphere. तो सरफेस का हमें पोटेंशियल पता है, तो सरफेस पर डी क्यू चार्ज को पहुंचाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, चार्ज को पहुंचाने में वर्क करना पड़ता है चार्ज टाइम्स उस पॉइंट का पोटेंशियल। गलत कह रहा हूँ? एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे ये सॉल्व करने दो, तुम लोग बाकी क्वेश्चन इसके जस्ट बाद पूछना। तो डी क्यू टाइम्स पोटेंशियल ऑफ द सरफेस, यही होगा ना वर्क डन। तो डी क्यू चार्ज को सरफेस पर पहुंचाने का वर्क डन होगा के क्यू डी क्यू अपॉन आर, ठीक है। और ये डी क्यू चार्ज को पहुंचाने का वर्क डन है, तो हम सोचेंगे इस तरह के सारे एलिमेंटल चार्जेस डी क्यू को पहुंचाने का टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस एलिमेंटल चार्ज को पहुंचाने में जितना वर्क डन करना पड़ा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी मैथमेटिकली हम बोलेंगे टोटल वर्क डन की वैल्यू होगी इस इंटरमीडिएट एलिमेंटल स्टेप में जो वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, उसका सम, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट के अपॉन आर ये बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, क्यू डी क्यू इंटीग्रल। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी अगर हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे स्टार्टिंग में जो पहला डी क्यू ला दोगे तब जीरो चार्ज होगा, जब लास्ट डी क्यू लाएंगे तो इस पे ऑलमोस्ट कैपिटल क्यू, ठीक है, ऐसा बोल सकते कैपिटल क्यू माइनस डी क्यू, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हें वर्क डन की वैल्यू पता चल जाएगी, और यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ये कैलकुलेट करके देख सकते हो, के
क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी कि यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख दिया, सॉरी, कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो हमारे पास कोई ऐसा स्फेयर है, ऐसा हॉलो स्फेयर है जिसके सरफेस पर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। याद रखना है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की है, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो यूनिफॉर्म चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r के इक्वल है। अब अच्छा, कितने लोग गेस कर सकते हो कि ये रिजल्ट इतना ही, मतलब इसी तरह का आना चाहिए था? अच्छा, डायमेंशनली मान लो तुम्हें ये एक हॉलो स्फीयर अगर दे दिया जाएगा और डायमेंशनली पूछा जाएगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पे कैपिटल क्यू चार्ज है R, ठीक है। डायमेंशनली तो तुम यही बोलते ना कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो के Q1 Q2 अपॉन R क्यू इक्वल होता है। तो न्यूमरेटर में चार्ज का मतलब चार्ज स्क्वायर होता है और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस होती है। तो स्फेयर के पास, स्फेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो वो कैपिटल क्यू और आर के टर्म्स में ही आएगी, ठीक। और कोई तीसरा पैरामीटर है ही नहीं, इन्हीं दोनों पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करनी चाहिए। तो तुम डायमेंशनली इतना तो बता सकते थे कि जैसे कि अगर आता है तो उसके बाद न्यूमरेटर में क्योंकि एक ही चार्ज है तो डायमेंशनली क्यू स्क्वायर ही आएगा और न्यूमरेटर में आर ही आएगा, ठीक है। इतना तुम गेस कर सकते थे। अब मेरा क्वेश्चन है, तुम में से कितने लोग ये भी गेस कर सकते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका, इसकी जो वैल्यू है वो के क्यू स्क्वायर बाई आर से कम होगी। मतलब इसके सामने जो कांस्टेंट आएगा, ये तो डायमेंशनली चेक कर लिया, तो इसके सामने कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी के फाइनल एक्सप्रेशन में डेरिवेशन के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए। तो कांस्टेंट 1 से कम होगा। कितने लोग गेस कर सकते थे? चलो, इसको तुम लोग सोचना कि 1 से कम ही होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, गेस कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो हॉलो हॉलो स्फीयर के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि क्यू स्क्वायर बाई 2r। याद रखना बहुत आसान है, हाफ का फैक्टर आता है। हाफ का फैक्टर इसलिए आता है, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन तुम करते हो तो वो क्यू स्क्वायर बाई 2 आता है, ठीक है। तो हमें हॉलो स्फीयर की आज के बाद सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल गई है। अगर हमें सिस्टम की पोटेंशियल, ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी जिसमें पॉइंट चार्जेस के साथ साथ हॉलो स्फीयर भी दे दिया गया है, लेकिन हॉलो स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्म है, तब हम सिस्टम की कंप्लीट टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जैक्टली बता सकते हैं, ठीक है। और आ, और तुम देख सकते हो कि हम सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पा रहे हैं पोटेंशियल की हेल्प से। तो पोटेंशियल अगर तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना इतना सिंपल नहीं है। पोटेंशियल अगर पता है तो तुम देख सकते हो कि और आसानी से हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इस हॉलोस्फीयर की। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? हॉलोस्फीयर के लिए तो कैलकुलेट किया, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा सॉलिड स्फीयर के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। तो सॉलिड स्फीयर के लिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार हमारे पास फिर से एक स्फीयर है, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है। ओके 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 ओके, ठीक। एबीसी तुमने याद कर लिया है क्या? जैसे एबीसी याद किए तुमने उसी तरह से सारे रिजल्ट्स भी याद कर लिए हैं, ठीक। ये हॉलो स्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर है और इसके पूरे वॉल्यूम में चार्जेस को बिल्कुल यूनिफॉर्मली हमने स्प्रेड कर दिया है, ठीक है। तो इस पे भी टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, रेडियस कैपिटल आर,
बस एक सेकेंड, बस ये रिजल्ट मुझे लिखने दो, फिर तुम्हारे डाउट्स का आंसर मैं दे रहा हूँ। सॉलिड स्फीयर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करने के लिए फिर से भाई मेथड यूज करेंगे। हम बोलेंगे एक एक करके सारे चार्जेस को डिपॉजिट करते जाते हैं, और फिर हम सॉलिड स्फीयर पे रखे चार्जेस को जैसे दिए गए हैं वैसे ही असेंबल करते हैं। असेंबल करने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन पहले हमारे पास हॉलो स्फीयर था, तो हॉलो स्फीयर के ऊपर जितने भी चार्जेस हमें रखने होते थे ना, वो सारे सरफेस पर ही आते थे आर रेडियस के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर को कैसे कौन मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे, सॉलिड स्फीयर को कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो हम बोल सकते हैं इस सॉलिड स्फीयर को हम इमेजिन कर सकते हैं बहुत सारे छोटे-छोटे इस तरह से कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, ठीक है। और हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इन स्फेरिकल शेल्स को डिपॉजिट करते जा रहे हैं, और शेल्स को डिपॉजिट करते करते सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। तो लेयर बाय लेयर हॉलो स्फेरिकल शेल का हम डिपॉजिट करते जाते हैं, और अल्टीमेटली कैपिटल आर रेडियस तक शेल्स को डिपॉजिट चार्ज शेल्स को डिपॉजिट करने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें से हम एक इंटरमीडिएट स्टेप इमेजिन करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगा कि हमने ठीक है, इस तरह से शेल्स डिपॉजिट करते करते हम स्मॉल आर रेडियस तक पहुंच गए, स्मॉल आर रेडियस तक पहुंच गए, ठीक है। बिल्कुल सेम चार्ज डेंसिटी के साथ हम स्मॉल आर रेडियस तक पहुंच गए। और स्मॉल आर रेडियस के बाद डी आर रेडियस का स्फेरिकल शेल डिपॉजिट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर इस तरह के सारे शेल्स को डिपॉजिट करने में टोटल वर्क डन ऐड करके पता लगा लेंगे, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट स्टेट में जब हमने चार्जेस को डिपॉजिट करते करते स्मॉल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर बना लिया है, अब इसके बाद डी आर थिकनेस का स्फेरिकल शेल डिपॉजिट चार्ज स्फेरिकल शेल डिपॉजिट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर बन गया है, अब इसके ऊपर तुम्हें इमेजिन करना है कि डी आर रेडियस का स्फेरिकल शेल डिपॉजिट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर हम मान लो इस तरह से डी आर रेडियस का स्फेरिकल शेल डिपॉजिट करते हैं, ये डी आर रेडियस का शेल है मान लो, ये बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले कैलकुलेट किया था, स्मॉल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है ना, और सॉलिड स्फीयर की भी पोटेंशियल का भी पोटेंशियल हमें पता होता है। तो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल है हमें पता है, और इस शेल में कितना चार्ज है उसको डी क्यू बोल देते हैं, डी क्यू। इस बार डी क्यू का मतलब होगा इस स्फेरिकल शेल में कितना चार्ज है। तो इस स्फेरिकल शेल को डिपॉजिट करने का मतलब है डी क्यू चार्ज को तुमने स्मॉल आर रेडियस के सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर रखा है। अगर सॉलिड स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल पता है, तो इस डी क्यू चार्ज को डिपॉजिट करने में जो वर्क करना पड़ेगा हमें, दैट विल बी चार्ज टाइम्स potential of the surface, and this time potential of the surface will be equal to कितना होगा, कितना होगा? सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है? ये भूल गए क्या? सॉलिड स्फीयर के भी सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये क्यू इसके अंदर जो है ना चार्ज, इस पर सॉलिड स्फीयर में जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू, और स्फेरिकल शेल में जो चार्ज है, स्फेरिकल शेल में जो चार्ज है उसको डी क्यू लिखा अपॉन स्मॉल आर। गुड।
Q is charge enclosed in solid sphere of radius r, and dq is charge enclosed in spherical shell of thickness dr। ठीक, Q और DQ क्लियर है सबको? तो हमने एक इंटरमीडिएट एलिमेंटल स्टेप इमेजिन किया जिसमें कि स्मॉल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर बन चुका था और इस पे dr थिकनेस का शेल डिपॉजिट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, ये वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह के सारे शेल्स को डिपॉजिट करने के वर्क डन को ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करने का मतलब होगा इस एलिमेंटल वर्क डन को इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो इस एलिमेंटल वर्क डन को इंटीग्रेट करते हैं और एलिमेंटल वर्क डन को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे तुम सोचोगे क्यू है, डी क्यू है, तुम फिर से पहले की तरह सोचोगे कि इंटीग्रेशन तो सिमिलर है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्यू वेरिएबल नहीं है, आर भी वेरिएबल है। तो तुम्हें पूरे इंटीग्रैंड को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो पता नहीं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हॉलो स्फीयर के लिए तुमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, कैपिटल क्यू चार्ज और कैपिटल आर रेडियस का हॉलो स्फीयर था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है कि क्यू स्क्वायर बाई 2r। मेरा क्वेश्चन है कि अगर सेम रेडियस का और सेम चार्ज का हमारे पास सॉलिड स्फीयर आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हॉलो स्फीयर से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? पहले थोड़ा गेस करके बताओ, फिर चेक करेंगे कि तुम्हारा गेस कितना सही है। गेस करो। हाँ बताओ, ज्यादा होगा या कम? सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा। देखो, हॉलो स्फीयर में चार्ज तो सेम था। ठीक है, चार्ज तो सेम था, लेकिन सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या हुआ, यही चार्जेस ना पूरे वॉल्यूम में आ गए, जिसका मतलब है कि चार्जेस जो है ना, चार्जेस की आपस की जो सेपरेशन है, टोटल चार्ज तो सेम है लेकिन सेपरेशन डिक्रीज हो गया है। और सेपरेशन डिक्रीज होने का मतलब यही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब वही चार्जेस पास पास रखे गए, और पास पास रखे जाने का मतलब है कि उनकी एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी हॉलो स्फीयर के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। तो कितनी होती है कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल क्यू हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद डी क्यू निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें टोटल चार्ज हमें पता है कि कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के लिए टोटल चार्ज हमें पता है
तो स्मॉल आर के लिए कितना चार्ज होगा वो नहीं निकाल सकते हैं। चार्ज डेंसिटी निकालो, फिर छोटे स्फेयर के लिए वॉल्यूम देखो, तो तुम क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और डी क्यू की वैल्यू भी उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्मॉल क्यू की वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करना, इसको चेक करना, रो टाइम्स वी, और डेंसिटी कितनी है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, and what is the volume of smaller solid sphere? The volume of smaller solid sphere is 4/3 pi small r cube. ठीक है, तो Q की वैल्यू पता चल गई, Q is कैपिटल Q स्मॉल r cube अपॉन कैपिटल R cube। अब उसके बाद DQ कैसे कैलकुलेट करेंगे? DQ कैलकुलेट करने का तरीका बताओ। मतलब dr रेडियस का जो स्फेरिकल शेल है ना, शेल में कितना चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तरीका है कि एक तरीका है कि वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी कैलकुलेट किया, मतलब इस शेल का वॉल्यूम निकालेंगे, वो कितना होगा 4/r² dr, कि सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ये वॉल्यूम होगा स्फेरिकल शेल का, ठीक है, 4/r² मल्टीप्लाइड बाय dr, ये वॉल्यूम हो गया। और चार्ज डेंसिटी भाई क्यू आर क्यूब, चार्ज डेंसिटी है, सॉरी, चार्ज डेंसिटी है क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका है, क्योंकि हमें स्मॉल क्यू, और ये इंटरेस्टिंग है, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर में रिलेशनशिप पता चल गया है, तो इसको तुम डिफरेंशिएट करके भी डी क्यू और डी आर में रिलेशनशिप निकाल सकते हो। कि कोई भी मेथड फॉलो करो तुम्हें सेम रिलेशनशिप आएगा। और वो मैं एक्चुअली कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो एक्चुअली कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है वो लिख देता हूँ। तो डी क्यू की वैल्यू आ रही है हमारे पास। मुझे अगर करना होता तो मैं क्या करता ना, इसको डिफरेंशिएट करके रिजल्ट निकालता। डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट कितना आ रहा है, डी क्यू अपॉन डी आर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, और डी आर दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये 3 होगा। तो 3 कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू डी आर, ये तुम्हारा डी क्यू की वैल्यू होगी। अब इन सबको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और ये वैल्यू है के, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, सारी वैल्यूज लिखते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, कैपिटल क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू, और डी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 3r² क्यू डी आर अपॉन आर क्यू, और डिनोमिनेटर में एक आर है ऑलरेडी पहले से, ठीक है, इसको 1/r लिख देता हूँ। ये इंटीग्रल, स्मॉल क्यू की लिमिट नहीं, आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से कैपिटल आर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेट करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही मैं गेस करके इसका रिजल्ट लिख सकता था। टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता है कितनी होगी, कांस्टेंट, मतलब डायमेंशनली तुम डायरेक्टली कह सकते थे, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, डायमेंशन से तुम डायरेक्टली बताते कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैपिटल क्यू और आर के टर्म्स में आएगा, और वो ऑब्वियसली के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन आर के टर्म्स में होगा। आगे कुछ भी कांस्टेंट हो, लेकिन जो इन क्वांटिटीज वाला जो एक्सप्रेशन है वो कैपिटल क्यू आर के टर्म्स में के क्यू स्क्वायर अपॉन आर ही होगा, ठीक है। लेकिन उसके आगे कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, कांस्टेंट क्या होगा,
बताओ। देखो 3 तो न्यूमरेटर में है, और आर जो है ना, स्मॉल आर इज पर 4 होगा, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आर इज पर 5/5, तो ये फाइनली 3/5 का फैक्टर आएगा। इसको तुम चेक कर लेना, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको खुद से भी ट्राई करना। वैसे ये नीट के कोर्स में शायद मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, और ये ऐसे पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्फेयर्स के लिए। स्फेयर्स के अलावा बाकी बॉडीज के लिए तो वो तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं, किसी के भी, ना इंजीनियरिंग ना मेडिकल, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ स्फेयर्स की पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ पूछना है तुम लोगों को? ये सब कैलकुलेशन तुम खुद से एक बार अपने लेवल पे ट्राई करोगे और खुद से ये रिजल्ट्स निकालोगे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। मैं मानता हूँ कि ये जो डेरिवेशन है बहुत सिंपल तो नहीं है, लेकिन खुद से एक बार ट्राई करोगे तो सिंपल लगने लगेगा। हाँ, अब क्वेश्चन पूछो। हाँ, तुमने ज्यादा ही बोला था। हाँ, क्वेश्चंस, हाँ तो तुम्हारे क्या क्या क्वेश्चंस थे पर नीट के दौरान क्यों नहीं? प्री डेस्टिनेशन भी ठीक है, टाइम ट्रैवल पर है, ठीक, अच्छी मूवी है, लेकिन इसके विजुअल्स काफी डिफरेंट है। और उसके बाद क्या है तुम्हारा डाउट? वेरी वेल। नहीं, मैं श्रीनगर में नहीं हूँ, मैं संडे को ही मॉर्निंग में लॉकडाउन होने वाला था, तो मैं इमीडिएटली आ गया वहां से, ये सोच के कि पिछली बार की तरह ट्रैप नहीं हो जाए। तो तुम लोग की ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं अभी? अच्छा, गुड गुड। नहीं तो अभी मैं फिर आऊंगा कुछ काम से, अप डाउन तो मेरा चलता ही रहेगा। अम, और क्या तुम लोगों ने और कुछ पूछा है क्या? कुछ नहीं पूछा है। समझ के ठीक। ओके 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 ओके, ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम चलते हैं, और आगे एक मैक्सवेल इक्वेशन वाला टॉपिक है, उसको कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन हमें करना था कैपेसिटर्स के ऊपर। अभी जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ इसको मैं चाहता हूँ बहुत ही केयरफुली सुनना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि आगे हमारी मैक्सवेल इक्वेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। अगर समझ में आता है तो फिर रटने की क्या जरूरत है, वो याद ही रहेगा। तुम रट लेते हो बिल्कुल रिजल्ट क्या। मैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चार्ज डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चार्ज को ना एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे रखते जाते हैं। तो कुछ देर के बाद, ठीक है, कैपेसिटर पे चार्ज आ जाता है प्लस कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू। ठीक है, और जैसे जैसे हम चार्ज सेटअप करते हैं, साथ साथ चार्जेस जैसे सेपरेट करते जाएंगे प्लेट्स पर, जैसे जैसे चार्ज बिल्डअप होता जाएगा, साथ साथ बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है, यहाँ पर सेटअप होती जाएगी।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? हाँ, वो लास्ट के दिन के लिए मैंने रखा है, मुझे याद दिलाना। एक तो कंडक्टर्स, क्योंकि मैं लास्ट कंक्लूड में, मतलब कंक्लूडिंग क्लास में कंडक्टर्स के प्रॉब्लम्स लूंगा, और उसी में ये कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक के बीच का जो फोर्स है वो वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये दोनों ही जो टॉपिक्स है ये नीट से बिल्कुल बाहर है, इससे कोई लेना देना नीट का नहीं है। लेकिन तुम लोग इंटरेस्टेड हो, और मैं सजेस्ट करूंगा, पहले से ही बोलता हूँ कि नीट का जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर के लेवल की तैयारी रखो, कि कंपटीशन में अगर तुम्हें कंपटीशन फेस करना है तो थोड़ा सा उससे ऊपर के लेवल की क्वेश्चन जब तुम करोगे तो तुम्हें नीट के एक्चुअल क्वेश्चंस इजी लगेंगे, टाइम पे कर पाओगे और रैंक ला पाओगे। सिर्फ नीट के ही क्वेश्चंस करोगे तो हार्डली तुम सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। किसी तरह से तुम क्रॉस कर गए कट ऑफ से, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। एनीवे, हाँ, जेई तक के क्वेश्चंस एटलीस्ट तुम लोगों को आने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? जल्दी जल्दी पहले रिजल्ट्स बताओ, तभी मुझे जो बताना है एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? ओह गॉश, इतना टाइम क्यों लगाते हो बताने वाले से? हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा यहाँ पे नहीं है ना, तो सिग्मा का मतलब क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस कैपेसिटर के पास हम बोलते हैं चार्जेस है, चार्जेस फाइनाइट सेपरेशन पर है, तो हमारे पास चार्ज सिस्टम है फाइनाइट सेपरेशन पे, इसका मतलब है सिस्टम के पास कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। सिस्टम के पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है टोटल? एनर्जी कितनी है बताओ? फिर से चुप हो गए, ये रिजल्ट याद। हाँ, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तुम लोग हाफ सी वी स्क्वायर भी बोलते हैं, लेकिन फिर हमें वी कैलकुलेट करना पड़ता है कि यहाँ पर क्यू गिवन है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा, सी तो हमें, सी की वैल्यू हमें पता है क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इसको चेक करो, क्यू स्क्वायर डी अपॉन क्यू स्क्वायर डी अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, यही होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हमें ये कैपेसिटर दिया गया है, मतलब उसके डायमेंशंस दिए गए हैं, तो कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी आएगी वो हमें पता है, और कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सेटअप होगी वो भी हमें पता है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने चार्जेस को खुद से असेंबल किया, और इस केस में हमने चार्जेस को ऐसे असेंबल किया है कि चार्जेस की हेल्प से हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चार्जेस को असेंबल कर रहे होंगे, चार्जेस को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचा रहे होंगे, हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा। ठीक है, और जितना भी वर्क करना पड़ रहा होगा उतनी ही एनर्जी हमारे सिस्टम में स्टोर हो रही होगी। ठीक है, वही टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे हम चार्जेस को सेपरेट करते जाते हैं, बिल्कुल वैसे वैसे ही हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होते जाए। जब चार्जेस नहीं थे, चार्जेस सारे न्यूट्रल थे, तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी। चार्जेस आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई साथ में। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं, अभी तक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब था कि चार्जेस फाइनाइट सेपरेशन पर जब भी हमारे सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भी चार्जेस आएंगे तो चार्जेस अकेले नहीं आएंगे, चार्जेस अपने साथ फील्ड को भी लाएंगे। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट की है
ऐसे स्पेशल केस के लिए जिसमें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है। अभी हम फील्ड पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम चार्जेस के ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है चार्ज के टर्म्स में Q²D/2ε0A। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ क्यों ना हम इस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी चार्जेस होंगे तो साथ साथ फील्ड भी होगी। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के पास है, हम पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिखना चाहते हैं, ऐसे ही क्यूरियोसिटी की वजह से। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि अगर मान लो हम फील्ड के टर्म्स में लिखना चाहें इस एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन कितना आता है, लिखो जरा। हाँ, तो तुम सोचोगे ये जो ए एप्सिलॉन नॉट ये सब तो ठीक है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में Q²। तो हम एक काम करते हैं, हाँ वेरी गुड, ये हाफ ऐसे यहीं पे रहेगा, इसको जरा देखो तो Q² यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, Q², ठीक है, Q² न्यूमरेटर में है, और इधर बचा क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन नॉट को इधर रख देते हैं। ठीक है, लेकिन एक ए एप्सिलॉन नॉट से नहीं काम चलेगा, हमें एक और एप्सिलॉन नॉट चाहिए, एरिया एप्सिलॉन नॉट। तो हम एक काम करते हैं, अभी ये दोनों सेम है, पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ना ऊपर वही नीचे भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज की तरह चार्ज की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लिखना चाहता हूँ। तो ये जो ए एप्सिलॉन नॉट है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर भी ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है तुम्हारे हिसाब से। और ये जो Q/A एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जरा बताओ। Q/एप्सिलॉन नॉट जो है वो और कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E²। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको थोड़ा आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब बचा क्या है, A मल्टीप्लाइड बाई डी, और A मल्टीप्लाइड बाई डी क्या है, A प्लेट एरिया है, D सेपरेशन है। तो A मल्टीप्लाइड बाई डी जो है वो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद मल्टीप्लाइड बाय ये है वॉल्यूम। तो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। इस रीजन में यूनिट वॉल्यूम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको डिवाइड कर दो इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में, और इस तरह का यूनिट वॉल्यूम का जो क्यूब है उस यूनिट वॉल्यूम के क्यूब में कितनी एनर्जी कंटेन्ड है वो आ रही है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² की इक्वल। ठीक है, और इसको हम कहते हैं sorry, इसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। चलो इसको चलेगा, U अपॉन वॉल्यूम, this is called energy density of the region। और कैपेसिटर के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी कंटेन्ड है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी कंटेन्ड है वो हमने कैलकुलेट किए, उसकी वैल्यू आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं कि हमें पता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्जेस की इंटरेक्शन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई पार्टिकल कंजर्वेटिव फोर्स की इन्फ्लुएंस में। तो चार्जेस अगर है फाइनाइट सेपरेशन पे,
तो वो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में होंगे, उसकी उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो एनर्जी हमने कैलकुलेट की है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भी चार्जेस आएंगे तो चार्जेस अपने साथ फील्ड को भी लाएंगे, ठीक है। तो चार्जेस के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो साथ साथ अगर हम ऐसा बोलते हैं कि चार्जेस के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड है उस फील्ड के पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहे चार्जेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी को एसोसिएट करो या तो फील्ड के साथ पोटेंशियल एनर्जी को एसोसिएट करो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अगर तुम्हें चार्जेस दिख रहे हैं यूनिवर्स में स्कैटर्ड है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, चार्जेस नहीं दिख रहे, इसके चार्जेस बैकग्राउंड में, उनकी वजह से तुम्हें फील्ड हर जगह पता है, तब भी तुम श्योर होकर के बोल सकते हो कि फील्ड के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जो फील्ड है ना ये जरूर चार्जेस के साथ ही एसोसिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी हम फील्ड के टर्म्स में भी बता सकते हैं कि किसी भी जगह पर, हालांकि ये जो डेरिवेशन है वो मैंने बहुत ही स्पेशल केस के लिए किया है जहां पर बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने ये रिजल्ट डिराइव किया है कि पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी होती है। लेकिन मैं तुम्हें अश्योर करता हूं कि किसी भी जनरल केस के लिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो, उसकी वजह से फील्ड कैसी भी प्रोड्यूस हो रही हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एसोसिएट होगी वो हमेशा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होगी। तो जहां पर भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी तुम बोलोगे इसके पास एनर्जी भी है, सिस्टम में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड एनर्जी भी है। कितनी एनर्जी है? दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो आज के बाद हम सिर्फ चार्ज, अगर हमें फील्ड भी दिखे तब भी हम एनर्जी बता सकते हैं, या तो तुम मुझे चार्ज बता दो तो चार्ज को देख के पोटेंशियल, या तो चार्ज को भूल जाओ, सिर्फ अगर हमें हर जगह पर फील्ड पता है तो फील्ड को भी देख करके हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फील्ड अगर पता है तो हर एक मतलब यूनिट वॉल्यूम में टोटल एनर्जी ऐड कर करके टोटल जिस भी रीजन में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऐड करके हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिया अभी इसका स्फेरिकल स्फेरिकल शेल का। अभी स्फेरिकल शेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की ना चार्ज को देख करके। अब मैं तुम्हें यही रिजल्ट ना 1 सेकेंड में बता सकता हूँ कि यही रिजल्ट तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके भी बता सकते थे। ये हमारे पास हॉलो स्फेरिकल शेल है, इस हॉलो स्फेरिकल शेल के पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, यही आई है ना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ चार्जेस को भूल जाओ, इसकी वजह से फील्ड हर जगह पर हमें पता है, फील्ड इस तरह से पता है। तो अगर हम हर एक यूनिट वॉल्यूम में फील्ड के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऐड, यहाँ पर देखें फील्ड कितनी है और इस क्यूब का वॉल्यूम देखें, इस तरह से हर वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है ऐड करते करते टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें वो भी एग्जैक्टली इतनी आएगी। देखो जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट कहता है कि यहाँ पे मान लो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, तो रिजल्ट कहता है कि इसके साथ एनर्जी एसोसिएट होगी, कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी। तो रिजल्ट कहता है कि अगर तुम कोई यूनिट वॉल्यूम उठाते हो, ठीक है, 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम उठाते हो, तो इस यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी, इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग तुम देख सकते हो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर एनर्जी डिपेंड करती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की इक्वल होगी। मान लो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है तो क्या करोगे तुम? हर छोटे छोटे इसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, और हर छोटे छोटे वॉल्यूम में एनर्जी लिखते जाओ। ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू है। तो तुम स्पेस को बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंटल वॉल्यूम्स में डिवाइड करोगे, और किसी भी वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी होगी ना वो इस वॉल्यूम में एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई इस एलिमेंट के वॉल्यूम की इक्वल होगी, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इस वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्क्वायर डीवी, ऐड कर दोगे तो तुम्हें टोटल एनर्जी पता चल जाएगी। कि मैं अश्योर कर रहा हूँ कि चार्जेस को यूज करके जितनी एनर्जी निकालोगे बिल्कुल एनर्जी डेंसिटी से भी तुम्हें एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी
पता चलेगी। अब मुझे बताओ, इसके यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती तो कैसे कैलकुलेट करते? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर कोई एनर्जी, बाहर ही एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो तुम सोचोगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है, ठीक। तो क्यों ना ऐसा करें कि बाहर का जो स्पेस है ना उसको बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें से कोई भी एक एलिमेंटल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल इमेजिन करते हैं, इसको बहुत सारे शेल्स में डिवाइड कर दिया, और उसमें से एक शेल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का शेल। इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस शेल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितनी एनर्जी है वो हम बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस शेल के अंदर ना हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इस शेल के अंदर हर जगह पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के इक्वल है। तो जब एनर्जी डेंसिटी पता है तो इस शेल के अंदर की एनर्जी भी हम लिख सकते हैं, डी यू इक्वल्स एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये स्फेरिकल शेल हमने इमेजिन किया है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? के क्यू टोटल चार्ज है एंड स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो एनर्जी डेंसिटी हो गई, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द शेल। एंड वॉल्यूम ऑफ द शेल कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द शेल, वॉल्यूम ऑफ द शेल कितना होगा? अभी कैलकुलेट किया ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ये इनफाइनाइट टाइम्स ये रिजल्ट हम यूज कर चुके हैं, तो 4 पाई गुड डी स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और तुम वेरीफाई कर सकते हो कि टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो और कुछ नहीं, बिल्कुल उतनी होगी जितनी कि पहले हमने चार्जेस को देख करके कैलकुलेट की। हॉलो स्फीयर के लिए सॉलिड, अच्छा सॉलिड स्फीयर के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो सॉलिड स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हें अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, बाहर भी कैलकुलेट, तब जाकर के टोटल। यहाँ पे आर की जो लिमिट है ना, जब इंटीग्रेट करोगे तो आर की लिमिट कैपिटल आर से इंफिनिटी करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर एग्जिस्ट करती है, तो बाहर के ही कॉन्सेंट्रिक शेल्स में तुम एनर्जी ऐड करोगे, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें अंदर अलग से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अलग है, और बाहर अलग से तुम्हें एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम्हें ट्राई करना चाहिए, इससे तुम्हारी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस होगी, मैथ्स की प्रैक्टिस होगी, और तुम रिजल्ट्स को वेरीफाई करोगे, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होमवर्क होगा। ओके 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 ओके। एनर्जी आउटसाइड का मतलब वो तो फिर हाँ हाँ वो सेल्फ, हाँ हाँ ऑब्वियसली। और क्या? यू ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आशिक तुमने क्या लिखा है? नहीं सेम क्यों नहीं होंगे, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से चाहे हम चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, या चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, तो एक ही बात है ना। ओके ओके। इनसाइड आउटसाइड का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक, ठीक है, जहां तक जिस रीजन तक एग्जिस्ट कर रही है, चार्जेस की एनर्जी उस पूरे रीजन में हम ऐसा मान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनसाइड आउटसाइड है, चार्जेस के लिए इनसाइड आउटसाइड का कोई मतलब नहीं, चार्जेस का मतलब तो
आपस की इंटरेक्शन की एनर्जी होगी। अब ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि तुम आगे देखोगे कि हम लोग जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं, कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जाती है। ठीक है, तो हम एनर्जी सेंड करते हैं और इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, मतलब तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितनी एनर्जी होती है वो हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको देख करके बताते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को देख करके एनर्जी कितनी होती है वो इसी एक्सप्रेशन से निकालते हैं। एनीवे उबैर, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने बोला कि इनसाइड और आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, मैंने बोला कि चार्जेस हैं, चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, तो फील्ड कैसी भी हो सकती है, चार्जेस कैसे रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो मान लो चार्ज हमने ऐसे प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी प्रोड्यूस की, ठीक, यहाँ पे कुछ चार्ज है और यहाँ बस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हाइपोथेटिकली मान लो। और मान लो ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ पे तुम घर के अंदर रहते हो, ये घर के बाहर है, ये वाला जो एरिया है ये आउटसाइड है, या ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ठीक, ये जम्मू है मान लो, ये कश्मीर है, ठीक है। तो अगर तुम चार्ज के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो तब तो तुम्हारा आंसर होगा कि चार मतलब पेयर वाइज चार्जेस के लिए ऐड करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। लेकिन फील्ड के करस्पॉन्डिंग तुम पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो फील्ड के लिए तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि जम्मू की इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग एनर्जी पहले निकालेंगे, फिर कश्मीर की इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो फील्ड के लिए तो जहां जहां पर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तुम एनर्जी को मान सकते हो कि ये कुछ इस रीजन में, कुछ उस रीजन में फील्ड के करस्पॉन्डिंग, लेकिन ये डिवीजन फील्ड के टर्म्स में होगा। ठीक है, अगर फील्ड नहीं है, सिर्फ चार्ज तुम्हें दिख रहे हैं और फील्ड तुम्हें पता नहीं है कि कैसे कैसे है, तो चार्जेस के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को तुम ऐसे बाइफरकेट नहीं कर सकते हो, इसमें कितनी एनर्जी अंदर है वो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में तुम ऐसा बोल सकते हो कि इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग 100 जूल एनर्जी है और इस रीजन के लिए 50 जूल एनर्जी है। ठीक, क्या कह रहा हूँ, समझ में आया? तो जो सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और वो फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो थोड़ा समझाया था, बिल्कुल इस तरह की नहीं होंगी जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको ड्रॉ करना, क्योंकि अंदर चार्जेस भी रहते हैं, तो फील्ड कुछ फील्ड इस तरह की आती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे अंदर वाली जो फील्ड है ना उसके करस्पॉन्डिंग पहले एनर्जी निकाल, क्योंकि फील्ड जो चार्जेस हैं उनकी वजह से फील्ड हर जगह पर प्रोड्यूस हो रही है, तो जो अंदर वाली फील्ड है उसकी एनर्जी निकालो, फिर बाहर वाली जो फील्ड है उसकी एनर्जी निकालो, अलग अलग करके इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में, तो ई की जो वैल्यू लिखोगे वो अंदर के लिए बाहर के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो पहले अंदर के लिए अलग से निकाल लेते हो, फिर बाहर के लिए अलग से निकाल लेते हो, फिर ऐसा बोलते हो कि बाहर वाली एनर्जी इतनी है अंदर, लेकिन ये फील्ड के टर्म्स में, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अंदर वाली फील्ड के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी आई, बाहर वाली फील्ड के करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी, ये सब ऐड करके टोटल सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर की इक्वल कहलाएगी। ठीक है, अब कुछ और कुछ तुम्हें आ जाएगा उबैर, तुम एक बार और अपने से सोचना फिर मुझसे कंसल्ट करना। ठीक है, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन भी लिख करके खत्म ही करते हैं, क्यों? 5-10 मिनट का टॉपिक है, उसको भी खत्म कर देते हैं। ससेप्टिबिलिटी एक टॉपिक है जिसको कि हम ले सकते हैं, पोलराइजेशन, ससेप्टिबिलिटी और फ्लक्स डेंसिटी, ये सारे टर्म्स भी होते हैं। और हाँ, टेम्परेचर वाला जो, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो ये सब बहुत ही बेकार, बहुत ही छोटे बच्चों वाले टॉपिक्स हैं, तो ये हम कवर कर लेंगे। कलर कोड
पता नहीं, लोग कहते हैं हटा दिया गया तुम्हारे सिलेबस से, है या नहीं। ये तो बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ वो टॉपिक जिसको कि समझाना नहीं है, बस बताना है, तो वो उसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। बिल्कुल थ्योरेटिकल, जिसमें समझाने की जरूरत ही नहीं। कलर कोडिंग में क्या बताया जाएगा, बताओ। एनीवे, उसको हम करेंगे। चलो ठीक है, आज इतना ही रह देता हूँ। मूड थोड़ा चेंज हो गया, वरना मैं सोचा था मैक्सवेल इक्वेशंस अभी खत्म कर देता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम मैक्सवेल की 2 इक्वेशन तो कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी 2 मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन के लिए अगर सारे रेडी हो तो सब लोग हैंड्स रेज करो, वरना हम कल करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, 4 का मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है? 5 और 1 वोट चाहिए, और 1 वोट। अच्छा, 5 ही रह गए तुम लोग। फिर भी मैं करा देता हूँ 5, मतलब मैं भी अपना वोट ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा था ना अभी, क्योंकि ये बहुत ही, मतलब बहुत ही 100% अटेंशन चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन लिखने से पहले, ठीक है, 1-2 पॉइंट्स बता देता हूँ। किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, और हम इस रीजन में कोई सिलेबस से बाहर कोई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, समझे। जैसे ये अभी जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई, तो इसमें तुम ऐसा कह सकते हो कि ये नहीं पूछा जाता है नीट में, लेकिन वो भी तुम्हारे ओवरऑल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अंडरस्टैंडिंग है, उस उसको असिस्ट ही करेगा। ठीक है, तो आगे जब ये पढ़े रहोगे तो आगे की चीजें तुम्हें थोड़ा हेल्प मिलेंगी। इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो तुम्हारी समझ है सब्जेक्ट की, उस पर तुम्हारा थोड़ा ज्यादा कमांड आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई सरफेस है। ठीक है, ये कोई हमारे पास सरफेस है। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की आ, इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना। तो सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है कि हम अपने सरफेस को इस तरह से बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हर एक एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, हमारे पास अगर कोई सरफेस है, तो उस सरफेस के हर एक एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लो और ऐड करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, अब अब इसी तरह से आ, अब इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई लाइन है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे भी है हमें पता नहीं है। और हमारे पास कोई पाथ है या कोई लाइन है। ठीक है, ये सरफेस नहीं है, ये लाइन है ए से बी। हम इस लाइन के हर एक आ, हर एक लेंथ एलिमेंट के साथ या डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं।
ठीक है, हर एक लेंथ एलिमेंट के साथ, यहाँ पे एक एक करके इन सारे लेंथ एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहलाता है? लाइन इंटीग्रल, डीएल लिखो, डीएल लिखो, जैसे भी तुम्हें डिनोट करना है, एक ही बात है। हर एक लेंथ एलिमेंट या हर एक डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करो, ऐड करो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, ए से बी तक। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है उसकी स्पेशल मीनिंग है, और इसको पहले हमने डिस्कस कर लिया है। किसी भी सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है कि इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो ये समझाया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है, लाइन डेंसिटी है। ठीक है, तो लाइन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस अगर तुम लाइन डेंसिटी और एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो इससे पता चलेगा कि सरफेस से कितनी लाइंस पास होगी। तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है ना, ये तो मैथमेटिकली इस टर्म का नाम है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफाई करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। अब उसी तरह से लाइन इंटीग्रल, ये मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है, और ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकली क्या सिग्निफाई करता है? क्या सिग्निफाई करता है? तो तुम ए से बी ट्रैवल कर रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वर्क डन। तो ए से बी तक ट्रैवल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालने का मतलब है ए से बी आने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा, वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये भी तुम्हें पता है कि ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, या ये जो लाइन इंटीग्रल है ना, ये पोटेंशियल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक, इसमें कुछ नया नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हम बोलते हैं कि अगर अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हम लोग ठीक कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होती है कि KQ/R²। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सिस्टम के लिए हम ऐड करके कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो इस कूलॉम्स लॉ का ही कॉन्सिक्वेंस होता है कि कूलॉम्स लॉ का ही कॉन्सिक्वेंस होता है कि कूलॉम्स लॉ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इसको यूज करके हम ये प्रूव करते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल हमेशा, अगर क्लोज सरफेस के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स देखते हैं तो वो और कुछ नहीं होता है, वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, और ये गॉसेस लॉ कहलाता है। और उसी तरह से किसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल पोटेंशियल चेंज कहलाता है। लेकिन अगर हम किसी क्लोज लूप के अराउंड, मतलब ये जो लाइन है ना उसको क्लोज करके लूप बना दो, अगर किसी क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होता है? ये कितना होगा? एक तरीका है, ऐसे बोलोगे कि क्लोज पाथ में जिस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो पोटेंशियल चेंज जीरो ही होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन
लाइन इंटीग्रल का मतलब है हम क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्लोज पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन ऑब्वियसली 0 ही होगा, ठीक है। तो और ये दोनों जो सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल की जो का जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये मैक्सवेल के पहले दो इक्वेशंस कहलाते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज लूप। ये कितना आता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल से एसोसिएटेड। क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हैं और ये इक्वल है 0, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशंस कंप्लीटली डिराइव होते हैं, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स होती तो और अच्छे से डिराइव करते, लेकिन तुम्हारे लेवल पे भी हमने इन दोनों को डिराइव किया है, पार्शियली ही सही। ये दोनों इक्वेशंस आती हैं कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ का मतलब है E इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो तुम आगे जाकर के देखोगे कि ये दोनों इक्वेशन जो है ना, ये बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। हालांकि कूलॉम्स लॉ से ड्राइव हो रही है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिज्म को हटा देते हैं, अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस किया है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कूलॉम्स लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं, और कूलॉम्स लॉ को भूल करके हम इन दो इक्वेशन को, मतलब मैथमेटिकली तुम्हें, जब तुम मैथमेटिक्स में ज्यादा जाओगे तब समझ में आएगा कि मैथमेटिकली ये दो इक्वेशंस हैं। अगर हमें किसी भी रीजन में ये दो इक्वेशंस दे दी गई हैं, तो हमें और कुछ बताने की जरूरत है, इसी को यूज करके हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सरफेस इंटीग्रल हमें पता है और लाइन इंटीग्रल पता है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके बाकी चीजें भी पता है, चार्ज पोटेंशियल भी पता है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस ना, ये दोनों इक्वेशंस मिल करके कूलॉम्स लॉ को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो या कूलॉम्स लॉ स्टेट करो, या कूलॉम्स लॉ को हटा करके ये दोनों इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस इंटीग्रल से एसोसिएटेड और लाइन इंटीग्रल से एसोसिएटेड, ये दोनों इक्वेशन कंप्लीट है। ये दोनों इक्वेशंस कंप्लीट है होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर करने के लिए। तो कैसे कवर करती है, मतलब इसको यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि आगे तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन तुम्हें अभी बस इतना पता होना चाहिए, ये दोनों जो है ना वो कूलॉम्स लॉ, क्योंकि अगर कूलॉम्स लॉ ट्रू होगा तो ये दोनों भी ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू होंगी तो कूलॉम्स लॉ भी ट्रू होगा। इनको यूज करके हम कूलॉम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, कूलॉम्स लॉ को यूज करके इनको डिराइव कर सकते हैं। ये तुम देख ही रहे हो, थोड़ा बहुत तो तुम देख ही रहे हो, इन दोनों मतलब इन इक्वेशंस को यूज करके हम अपने बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस मतलब गॉसेस लॉ के थ्रू सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। फाइनल पॉइंट, कंक्लूडिंग पॉइंट, कि पहला इक्वेशन फिजिकली क्या सिग्निफाई करता है। पहला इक्वेशन सिग्निफाई कर, ध्यान से सुना, ये बहुत ही मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस में नीट में भी पूछा जाता है, तुम्हारे टेस्ट में भी पूछा जाएगा। पहले इक्वेशन का मतलब है कि किसी कोई भी क्लोज सरफेस लो और उस क्लोज सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करो। सरफेस इंटीग्रल का मतलब फ्लक्स कैलकुलेट करो, ठीक है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स वो हमेशा चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो तुम इंट्यूटिवली अगर सोचोगे तो ये और कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पहली क्वेश्चन है ना, अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में तुम्हें एक्सप्लेन करना हो, मैथमेटिकली नहीं स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन करना हो, तो इस इक्वेशन का मतलब है क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स है, मतलब उस क्लोज सरफेस से जो उस क्लोज सरफेस के अक्रॉस कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, वो डिपेंड करेगा कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ये इसी चीज को सिग्निफाई करता है कि नेचर में एक्चुअली ऐसे एंटिटीज एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली,
जो कि इलेक्ट्रिक, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इंडिपेंडेंटली यूनिवर्स में एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस है कि तुम्हें किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस नेट फ्लक्स मिल सकता है। मतलब अगर मान लो नेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रह गई, तो ओवरऑल इसमें कुछ नेगेटिव चार्जेस भी मान लो आ गए, तो पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर नेट चार्ज है हमारे सरफेस के अंदर, तो हमारे सरफेस के अक्रॉस नेट फ्लक्स भी आएगा। ऐसा मैग्नेटिज्म में नहीं होता है। जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के अक्रॉस हमेशा जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेट्स नेचर में मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसी कोई भी एंटिटी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है अभी तक, एटलीस्ट जितना हमें पता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करे या टर्मिनेट करे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एग्जिस्ट करती है, तो वो हमेशा लूप में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो वहां पे कोई मैग्नेटिक पोल, मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक, अगर मान लो तुम्हारे पास नॉर्थ पोल आता है, तो वहीं पे साथ में साउथ पोल भी आएगा ही। तो आ, तो तुम इंडिपेंडेंटली, क्योंकि तुम सरफेस के अंदर किसी नॉर्थ पोल को नहीं रख सकते हो, अगर नॉर्थ रखोगे जितना, उतना साउथ भी आ जाएगा। तो जो नंबर फील्ड लाइंस एंटरिंग और लीविंग होगी, वो हमेशा जीरो होंगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन का तो सिग्निफिकेंस ये हुआ। और दूसरी इक्वेशन का सिग्निफिकेंस, पहली इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? यही सिग्निफिकेंस हुआ कि नेचर में ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे फील्ड लाइंस ओरिजिनेट या टर्मिनेट करती है, तभी हमें क्लोज सरफेस के अक्रॉस नेट फ्लक्स मिल रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्यों जीरो? लाइन इंटीग्रल इसलिए जीरो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी लूप के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा, वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, हमें कैसे पता चला? कूलॉम्स लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के लिए तुम वर्क डन निकालते हो अलग अलग पाथ में, पता चलता है कि वर्क डन सेम है, कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है। कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड है, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज पाथ में लाइन इंटीग्रल जीरो होना चाहिए था, वो है। ठीक है, और उसी तरह से यही दोनों सिग्निफिकेंस है बस इन दोनों इक्वेशंस की। तो ये साथ साथ इक्वेशंस के साथ साथ तुम्हें सिग्निफिकेंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये बार बार रिपीट भी होंगे आगे। तो ये बस जितना बताया है, बस इतना अभी तुम्हें मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या है और इक्वेशन क्या सिग्निफाई करती है? पहली इक्वेशन सिग्निफाई करती है कि इंडिपेंडेंटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी इक्वेशन सिग्निफाई करती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड होता है। ठीक है, ओके, जितने भी वैसे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर की फील्ड होती है, तुम्हारे कोर्स में दो ही चीजें सीखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर की फील्ड है, यानी कि कंजर्वेटिव है, और मैग्नेटिक फील्ड कर्लिंग नेचर की फील्ड है, ठीक, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव। ओके, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे ना लूप में, तो वो जीरो नहीं आएगा, वो हमेशा नॉन जीरो आएगा, क्योंकि वो कर्लिंग नेचर का है। ठीक, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वो कंडक्टर्स वाला पार्ट हम कल कवर कर लेंगे, और जो एक दो क्वेश्चन है कैपेसिटर वाला, जैसे तुम कह रहे थे, तो वो सब भी हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।